नमस्कार, स्वागत है तमाम दर्शकों का एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। महाभारत एक्सप्रेस की यात्रा पूरे हिंदुस्तान में हजारों किलोमीटर की हो चुकी है और अब हम आ पहुंचे हैं इटावा। यहीं से आप देखने जा रहे हैं हमारा यह खास कार्यक्रम, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। इटावा आपको बता दें, कई बड़े राजनेताओं की भूमि रही है। मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रही। काशीराम सन 1991 में यहां से सांसद चुने गए। और इटावा के बारे में एक राजनीतिक कहावत भी बड़ी मशहूर है, मैं आपको बता दूं। कहा यह जाता है कि एक गौरैया पक्षी होती है, बहुत ही साधारण सी पक्षी मानी जाती है गौरैया, मासूम सी पक्षी। जब यहां चंबल का पानी पी लेती है तो वो आसमान में परवाज भरने लगती है बाज की तरह। तो आप समझ सकते हैं कि आज की जो तासीर है वो कितनी ज्यादा आक्रामक भी एक तरीके से है। यहां की राजनीति पर भी हम बात करेंगे, लेकिन किस तरीके से आज वार पलटवार हुआ है तमाम नेताओं के बीच, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, वो सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं, फिर चर्चा शुरू करते हैं। तीसरे फेज में कांग्रेस और इंडी अलायंस का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। इतने जितने चरण हुए चुनाव के, उसमें प्रधानमंत्री जी को भी रिपोर्ट मिल गई होगी कि जनता उब चुकी है। एनडीए 3 चरणों में ही विजय रथ तेज गति से जनता आगे ले जा रही है। अरे प्रधानमंत्री जी सब जान रहे हैं कि उनका जाना तय है इस बार। और इस बार जो है बिहार की जनता, यानी पूरे देश की जनता जो है, इस बार तानाशाही सरकार को हटाना चाह रही है। कांग्रेस के लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अपनी सीटें खोज रहे हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से एकदम कॉन्फिडेंट है कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। अरे भाई, इनके पास तो प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी ही नहीं है। बहुत बड़े मार्जिन से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। अरे अखिलेश, ये परचूरन की दुकान नहीं है, ये देश है देश। एक मजबूत नेतृत्व चाहिए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, दोनों का सुपड़ा साफ हो गया है, सुपड़ा साफ। चुनाव के बाद भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। जो आरक्षण का हक और सम्मान मांग रहे हैं, जाग जाएंगे उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की गर्मी निकल जाएगी और ठंडे हो जाएंगे। चौथा चरण 200 पार कर 400 की ओर जाने का चरण है। और देखिए, एक बड़ी दिलचस्प सी बात क्या है। वैसे तो समाजवादियों का गढ़ इटावा माना जाता है, लेकिन पिछली 2 बार से यहां पर भगवा पताका लहरा रहा है। सवाल यह है कि क्या इस बार बीजेपी यहां पर हैट्रिक लगाएगी या समाजवादी पार्टी की वापसी होगी। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। यहां की जनता मेरे साथ जुड़ चुकी है, उनसे हमारी बातचीत होने वाली है। अलग अलग दलों के नुमाइंदे भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे और हम सवाल पूछेंगे कि आखिर किसका फ्यूज उड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं कि तीसरे चरण के बाद इंडिया अलायंस के जो लोग हैं उनका तीसरा फ्यूज उड़ गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी की गर्मी शांत हो जाएगी। और देखिए, यहां वातावरण में भी बहुत गर्मी है इटावा में। इटावा की जनता है मेरे साथ मौजूद है। जरा एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। यहां से दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। मैं आऊंगा आप लोगों के पास, क्योंकि चुनाव का जो वक्त होता है वो जनता जनार्दन का ही समय होता है। लेकिन पहला सवाल यहां मेरा कांग्रेस से है। मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के जो लोग हैं उनका तीसरा फ्यूज उड़ गया तीसरे चरण के मतदान के बाद। फ्यूज तो मोदी जी का उड़ गया है और निश्चित रूप से इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये लोग बौखलाए हुए हैं और बिल्कुल इनके फ्यूज उड़े हुए हैं। वो अपने आप के लिए कह रहे हैं कि फ्यूज उड़ गया है, इंडिया गठबंधन बड़े बहुमत के साथ इस देश की सरकार बनाएगी। ये कह रहे हैं कि फ्यूज दरअसल बीजेपी का उड़ा हुआ है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे 400 पार होगा और मोदी जी तीसरी बार लाल
शपथ लेंगे तब देश को पता चलेगा कि किसका फ्यूज जुड़ा है। कांग्रेस तो कहीं लड़ाई में नहीं है। कहाँ हिंदुस्तान में लड़ाई में है कांग्रेस में? कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं है। कहाँ लड़ाई में है कांग्रेस में? अच्छा, मैं थोड़ा समाजवादी पार्टी के नेता से पहले एक सवाल पूछ लूं। सवाल दरअसल इसलिए है सर कि समाजवादियों का गढ़ माना गया इसे, मुलायम सिंह जी की कर्मभूमि। ऐसा क्या हो गया कि 2 बार से जनता नकार रही है आपको? 2 बार से जनता नहीं निकाल रही है, लेकिन अब की बार जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, केवल हमारा प्रत्याशी यहाँ स्थानीय है और ये अभी भी आगरा की टीचर्स कॉलोनी में रहते हैं, रामशंकर कठेरिया जी। आज तक उनका 7 साल में यहाँ कोई निवास नहीं बन पाया। बात तो जनता को पहले भी आपने बताई होगी ना, पिछले चुनाव में भी। तो जनता कहाँ इस पे यकीन कर रही है? से आए थे, पता नहीं कौन सी बीमारी है। हमारे यहाँ लोग इलाज कराने जाते हैं, ये फिर दोबारा आगरा जाएंगे। इतना भरोसा कहाँ से आ रहा है? ये दिखा रहा है कागज, ये भारत निर्वाचन आयोग का। ये समाजवादी पार्टी जीत रही है, बीएसपी कहाँ है इस लड़ाई में? ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ बीएसपी जीतेगी इटावा से। और यहाँ से बीएसपी आखिरी बार कब जीती थी? मान्यवर श्री काशीराम जीते थे यहाँ से चुनाव 1991 में। कितने दशक गुजर गए बताइए? दशक तो गुजर गए हैं, हम लोगों ने बराबर निरंतर मेहनत करी है और वो मेहनत इस चुनाव में जरूर रंग लाएगी। और ये बताइए, आपके हिसाब से बीजेपी के यहाँ प्रत्याशी जीतने चाहिए या समाजवादी पार्टी के? सिर्फ बीएसपी का। बीएसपी का। अच्छा। और बीजेपी का जो नारा है 400 पार का, इन्होंने कई हजारों मौतों को घाट उतार दिया है और जो कह रहे सीटें चाहिए 400 पार। इन्होंने कई कोरोना में हजारों लाशों को अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। इन्होंने, मैं आता हूं, इन चीजों पे आता हूं, लेकिन मुझे ये बताइए कि इटावा की लड़ाई इस बार कैसी नजर आ रही है? कांटे की टक्कर दिख रही है? क्या है मामला? देखिए, यहाँ 3 पार्टियां जो महत्वपूर्ण रही हैं अभी तक, सपा, बसपा और भाजपा। जब भी त्रिकोणात्मक चुनाव होता है, पिछले 2 चुनावों का देखें तो 2014 के चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा यहाँ मजबूती से। उनको 1,92,000 वोट मिले और जो भाजपा का प्रत्याशी जीता, वो प्रत्याशी जीता जो बिल्कुल अपरिचित था और भाजपा की विचारधारा से जिसका कोई लेना देना नहीं था। रामशंकर कठेरिया की बात कर रहे हैं। 2014 में अशोक दौरे जीते। अच्छा, 2014 की बात कर रहे हैं आप? हाँ। उस समय बसपा त्रिकोणात्मक मुकाबले में थी, तो उसका फायदा मिला था। उनका फायदा मिला, भाजपा मिला। इस बार क्या हो सकता है? किसको फायदा मिल सकता है? इस बार बसपा का जो कैंडिडेट आया है वो इटावा के लिए अभी उतना परिचित नहीं है। परिचित नहीं है, ठीक है, मैं आता हूं। आप लोगों को कुछ अपनी बात कहनी हो तो हाथ उठाइए, मैं सबके पास आ रहा हूं बारी बारी से। पीछे चलिए, थोड़ी जगह दीजिए और फटाफट अपनी बात रखिएगा। बोलिए। हाँ। स्वर्ग से अटल जी रहे न्यार, मोदी अब की बार जइयो हार। 400 छोड़ो 40 नहीं पार। 40 भी नहीं आएगी बीजेपी को सीटें। भारतीय जनता किसको मिलेगी फिर 40 सीट? इस बार 40 पूरे देश में 40 सीटें मिलेंगी। मोदी जी कह रहे हैं कि बीजेपी को सिर्फ 40 सीटें इस बार मिलेगी। कौन लोग इनसे इत्तेफाक रखते हैं? किसको लगता है? अब की बार बीजेपी का सफाया है, इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत से। पीछे चलिए, मैं आ रहा हूं सबके पास। पीछे थोड़ी जगह दीजिए। अच्छा, हम ये कह रहे हैं, बीजेपी की प्रवक्ता से क्वेश्चन है हमारा कि मतलब है कि बच्चों के जो पेपर लीक हो रहे हैं और इनकी जो पार्टी है वो बलात्कारियों की पार्टी है और भ्रष्टाचार पे इनका तो कोई पाबंदी नहीं है। अजीत पवार, छगन भुजबल और हेमंत बिश्व शर्मा और भ्रष्टाचार, वो क्या नाम है? अरे मेरे ऊपर क्यों आप पुष्प वर्षा कर रहे हैं भाई? अरे नहीं, ठीक है, आप अपनी बात रखिए। ऐसे पूरे ना, ये जनता का वक्त है, जनता जनार्दन का वक्त है। ये आप लोग को तय करना। बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। हम कांग्रेस वालों से प्रश्न पूछना चाहते हैं। राजीव गांधी, राहुल गांधी, पप्पू बात खराब है क्या? जब आप किस तरह की भाषा मत बोलिए। अभी बदतमीजी पे हम आए, ये क्या भाषा? आपस में मत उलझिए, मुद्दों पे बात रखिए। सवाल में भाषा नहीं। भक्तों के पापा राहुल गांधी भक्तों के पापा। ये चलिए, आपस में बहस नहीं इधर। मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में? जी बताइए। हमें इंडी गठबंधन से सवाल कहीं से कहीं तक हमें यही लग रहा है कि इंडी गठबंधन कहीं भी नहीं है टक्कर में और कहीं से भारतीय जनता पार्टी 4 जून को 400 पार हो रही है और इसमें कोई सवाल है। भाई साहब, मेरा सपा के प्रत्याशी सवाल है। भाई साहब कह रहे थे कि सांसद जी का आवास यहाँ पर नहीं है, वो पैतृक गाँव उनका नगरीय सराबा है। लेकिन आप ये बता दीजिए, फिरोजाबाद में जो लड़ रहे हैं उनका आवास कहाँ पर है? मैं
मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जो महापर्व चल रहा है, जो लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है, मेरा कहना देश के उन सभी वोटरों, मतदान वासियों से कहना है कि आप उन लोगों से सावधान रहें जो ये कहते हैं कि आरक्षण संविधान खतरे में है। आप देश हित में कुछ पार्टी को वोट दें जो इसके लिए काम करे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भैया आपस में झगड़ा मत करिए, जो झगड़ा करेगा मैं उसके पास आऊंगा ही नहीं। अपनी अपनी बात आराम से रखिए, आपस में मत उलझिए और अच्छी भाषा में। समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार आई है, केवल अपराध और समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब भी ये पावर में आएंगे तो उत्तर प्रदेश और विशेषकर इटावा गृह जनपद व्यापारी यहाँ से भाग जाएंगे। ये इटावा के डीएम ने बनाया था, ये जो कांग्रेस की जो पैदाइश है ये डीएम हयूम ने बनाया था। ये सारे लुटेरे, हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसी भाषा मत बोलिए ना, गलत बात है, ये आपत्तिजनक है, ऐसी बातें नहीं ना, बिल्कुल नहीं। मैं इसका सब हम इसका समर्थन नहीं करते, ऐसी भाषा नहीं, अच्छी भाषा बोलिए। सर, हमारे जो देश के सांसद विधायक एक दिन के लिए होते हैं, उनको एक नहीं, दो नहीं, तीन पुरानी पेंशन मिलती। जो हमारे देश के आन बान शान है, जो संसद की, प्रधानमंत्री की या विपक्ष के नेता की सुरक्षा करते हैं, उनकी पुरानी पेंशन क्यों नहीं? मेरा एक ही सवाल है कि भाजपा प्रज्वल रमन्ना का समर्थन क्यों करती है? अच्छा, आज 4 का नारा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों में स्थिति बहुत खराब है, बिहार में भी स्थिति खराब, 400 कहां से आएगी? और हम सभी शिक्षकों की ओर से पुरानी पेंशन की मांग करते हैं। पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, पेंशन बहाल होनी चाहिए सर, पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। लोग देखिए, ये जो चुनाव है वो विकास और बेरोजगारी का जो मुद्दा है, हमारे जो बहुत से युवा साथी हैं बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। अभी सभी पेपर आउट होते चले जा रहे हैं। जो चुनाव में रोजगार बड़ा मुद्दा है, बेरोजगार बड़ा मुद्दा है और पेंशन का मुद्दा है। जो कर्मचारियों के हित में पेंशन होनी चाहिए पूरा। किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे जो जानवर हैं, सारी फसलें नष्ट किए जा रहे हैं। निवेदन उनसे जी, अरे कैमरे के सामने सटिए, आप लोग अपनी अपनी बात रखिए। मान्यवर सवाल पूछते हैं, आज हम सवाल आपसे पूछना चाहते, न किस पार्टी को, किस व्यक्ति को वोट दें जो गाली गलौज जुड़ने के बाद या बढ़िया बढ़िया लोगों चुन के भेजते हैं, वो लड़ाई लड़ते, भावना अच्छी नहीं लगते हैं। कौन आना चाहिए सत्ता में? प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधान जो समाज के हित का काम करे। कौन है अभी मौजूदा नेता जो इतने नजर आ रहे हैं, उसमें कौन आपको ऐसा नजर आता है? आपने भी देखा है, ये तो आपने भी अभी तक देखा। आप बताइए ना, आपकी राय क्या है? आप कितने सुरक्षित रहेंगे? जो सुरक्षित है वही रहेगा। इंडिया अलायंस प्रधानमंत्री बनेगा। जो गुंडागर्दी हो रही है, आपस में झगड़ा मत करिए आप लोग। झगड़ा कौन कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, हटिए, दूर हटिए, झगड़ा मत करिए आपस में, चलिए दूर हटाइए उधर, झगड़ा मत करिए, चलिए। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? राहुल गांधी प्रधानमंत्री होने चाहिए, अखिलेश ही नहीं होने चाहिए। लायक है, राहुल गांधी को होना चाहिए प्रधानमंत्री, वो इसके लायक है। आज वो उन्होंने इतना बेरोजगारों का युवाओं के लिए आवाज तो उठाई, अभी तक तो ये जुमलेबाजी गुंडागर्दी चल रही है। पूरे देश के अंदर पेपर हो रहे हैं, सारा लिखा बेरोजगार घूम रहा है। आप लोग अपनी जगह पे रहिए, मैं पीछे आ रहा हूँ, आपस में झगड़ा मत करिए, चलिए पीछे चलिए। आप ये बताइए, सबसे पहले एक ने बताया पप्पू, एक बोल रहा है आतंकवादी। सबसे पहले बीजेपी वाले उपद्रव करवाए। गलत बात है, इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए, ये आपत्तिजनक है। मैंने इस पर बोला है, ये आपत्तिजनक है, ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे। मेरा सवाल अभी सपा वालों से है कि जैसा कि एजेंट साहब ने भी कहा था कि राम मंदिर बेकार है, राम मंदिर बेकार है, तो मैं पूछना चाहूंगी इनसे, राम मंदिर सही है या बेकार है? हाँ, ऐसा है, इटावा जिला माननीय नेताजी के नाम से जाना जाता है, और जिस जगह पे आप खड़े हैं इसका भी सौंदर्यीकरण माननीय अखिलेश जी ने कराया। दूसरी चीज है, इटावा में लाइन सफारी और आपका जो है जितना भी मेडिकल कॉलेज और सुंदर सुंदर सड़कें, जितना भी बजट दे सकते थे माननीय नेताजी ने दिया। और दूसरी चीज ये है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री झूठ बोल बोल के 10 साल कट गए। अब जनता और नौजवान सब ये चाहता है कि हमें रोजगार चाहिए, 2 वक्त का। तो रोजगार आपके हिसाब से बड़ा मुद्दा है। एक मिनट, मैं समझ गया, इतना लंबा मत बोलिए, हटिए हटिए, हाँ जाने दीजिए, नेताओं के पास जाने दीजिए। एक मिनट में आ रहा हूं इन लोगों के पास। आपस में झगड़ा मत करिए। सुनिए, पहली बात तो ये है, मेरी बात सुनिए, आप लोग इटावा के बहुत सम्मानित लोग हैं,
पूरे देश भर में लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप लोग आपस में झगड़ा मत करिए, शांति रखिए। मैं आ रहा हूं, झगड़ा मत करिए, नारेबाजी मत करिए, मैं आता हूं आपके पास। आपस में मत उलझिए भाई, अपनी बात रखिए, अपने हाथ उठाइए, मैं आऊंगा। जिसको अपनी बात रखनी है उसके पास मैं आऊंगा। मैं हाँ बिल्कुल, सुनिए, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। नहीं, उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बिल्कुल हमने उसका विरोध किया है, मैंने उसी वक्त बोला है। हाँ बिल्कुल उसी वक्त हमने बोला है कि आपत्तिजनक है। गुंडागर्दी हो रही है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री को अगर आतंकवादी कहा, गलत बात है, बिल्कुल गलत है। नहीं बोल सो पे आपके सो पे अगर देश के प्रथम प्रधानमंत्री को गलत है, हमने कहा है कि आपत्तिजनक है, इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मुद्दे पे आइए। समाजवादी ये जनता की उत्तेजना है। समाजवादी पार्टी का इतिहास खाली प्लाट हमारा, लोगों पर गुंडाई करना, एक के घर में घुस के बदतमीजी करना, ये इटावा में और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है। इन्होंने कोई भी प्लाट नहीं छोड़ा। ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है जो हमेशा आप लोगों के खिलाफ जाता है। समाजवादी पार्टी में रहे, इनने कितने प्लाट कब्जा किए ये बताएं। आप समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, आप समाजवादी ठेकेदारी की है, इन्होंने समाजवादी पार्टी से ठेकेदारी की है। कभी समाजवादी पार्टी में नहीं रहा हूं। इनने कितने प्लाट ठेकेदारी की है इन्होंने, ये बताएं इनने कितने कब्जे किए? आज भी कब्जे हैं इनके पास। 100 एग्जाम्पल है। हर दो ही में इन्होंने जबरदस्ती आराम से बहुत ज्यादा गर्मी है, आराम से। इन्होंने कांग्रेस में रह करके बहुत सारे ठेकेदारी करके इन्होंने बहुत सारा धन लूटा। से मैं आऊंगा आप लोग के पास। कांग्रेस में भी रहे और कांग्रेस में भी इन्होंने कब्जे किए। जी प्रूफ करिएगा किसने कब्जा किया है, एक आदमी बता दे जिसने मेरे को कब्जा किया है। ये सब समाजवादी पार्टियों का कृत्य है। एक कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम आप देख रहे हैं और जनता के बीच सीधे मैं पहुंच चुका हूं। जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना, गाली गलौच नहीं और अभद्र भाषा नहीं, अपनी बात रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, महिला है क्यों धक्का मुक्की कर। समाजवादी पार्टी का हमेशा एक नारा रहा है, जो खाली प्लाट दिखे वो प्लाट हमारा है। और चोर ये मौसेरे भाई हमसे कह रहे हैं कि कौन गुंडाई कर रहा है। हमारे योगी सरकार के नेतृत्व में आज किसान भाइयों की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई और ये चोर मौसेरे कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़, उनको 3 दिन इन्होंने कमरे में बंद रखा। इसका जवाब दीजिए, जब वो सुरक्षा नहीं है दूसरी महिला को क्या सुरक्षा देंगे कांग्रेस पार्टी से? जब मेरा कहना ये है कि अगर इनकी सरकार बन रही है तो इन्हें गठबंधन की क्या आवश्यकता पड़ गई है? केवल ये जो आप अराजकता देख रहे हो, इसी की वजह से बीजेपी को वोट मिलता है। ये जितना चिल्लाएंगे उतने ही बीजेपी को वोट मिलेगा। आज ये यहाँ खड़े हैं, इस सुंदर सी जगह पर खड़े हैं, इनसे कहो ये समाजवादियों की ही देन है। एक सिंगल काम नहीं हुआ नया। ये इन्होंने समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन किया है। अगर ये सब में इतनी से तो इन्हें सत्ता से बाहर क्यों हुए? ये जो सामने खड़े हुए हैं इन्होंने हर जगह प्लाट कब्जे किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें बाहर किया हुआ है। इनके जो सांसद हैं वो खुद आगरा में सजा खाए, मारपीट और कब्जे में, ये हमें सिखाएंगे। इनके ऊपर 50 मुकदमे चले, एक अपराधी को लगा के यहाँ सांसद लड़ाने चले आए। इनके पास वो दोबारा जहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है, मुझे पकड़ने दीजिए, मेरा काम है। जहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है ये तो सभा का काम है। भाजपा वालों ने कोई काम नहीं करवाया। सांसद के बारे में बोल रहे हैं। अब क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत बनने जा रही है। ये लोग बता रही है, लोगों बता रही है। सबको बोले भाई मुद्दा क्या है? मुद्दा कुछ नहीं है सर, बेरोजगारी का मुद्दा है सर। भाजपा राज में पेपर सब लीक हो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी 6 महीने खतरे में है, युवाओं का भविष्य खतरे में है। ये बीजेपी कुछ नहीं करने वाली है। ये बीजेपी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में वोट होगा। इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत नहीं है। रोजगार का कोई मुद्दा नहीं। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर कोई काम नहीं किया। मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का है। मुद्दा राम मंदिर का नहीं है। मुझे नेताओं के पास भी का है मुद्दा, यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा। मुझे नेताओं के पास भी जाना है, आपके जो सवाल है उनके जवाब लेने हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में से भाई भाई। ये इटावा की जनता है जो ये नारा यहाँ बुलंद कर रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। और जब ये बयान
आप सुन रहे हैं जब ये नारा लगाया जाता है तो इशारा बीजेपी की ओर होता है कि आप लड़वा के जीतना चाहते हैं इनको। देखिए, इटावा गंगा जमुनी सभ्यता का प्रतीक रहा है और जैसा कि आपको कल से एक हमारे समाजवादी पार्टी के नेता हैं राम गोपाल जी, उन्होंने कल कहा कि मंदिर अयोध्या में कोई है ही नहीं, वो मंदिर गलत है। जिस मंदिर के, राम मंदिर के श्रद्धालुओं का पूरे देश में जो है लोग उससे जुड़े हुए हैं, उस श्रद्धा को समाजवादी पार्टी के लोग न आज तक अखिलेश उस मंदिर पर दर्शन करने गए, न समाजवादी। आप लोग राम भक्तों को अपमानित करते हैं बार बार, इस तरह की बात क्यों कही गई राम मंदिर को लेकर? शिवपाल यादव जी का जो बयान है, माफ कीजिएगा राम गोपाल यादव जी का। हाँ, बहुत झूठे लोग हैं, इनके हर नारे अंग्रेजी में होते हैं, बात हिंदी की करेंगे। साइनिंग इंडिया लो, इवनिंग इंडिया लो, आयरन इंडिया लीजिए, लेकिन हम लोग सुबह सुबह जब करते हैं, हम लोग ज्यादा राम भक्त हैं इनसे, हम लोग सुबह सुबह राम भक्त करते हैं, ये गुड मॉर्निंग करते हैं, ये बात करेंगे। कोई भी इनका कोई भी नारा ले लीजिए, कोई भी नारा ले लीजिए, सब अंग्रेजी में है, कोई भी नारा हो। आपको अंग्रेजी से आपत्ति है? नारे से आपत्ति है कि अंग्रेजी से आपत्ति है? ये हम लोग सुबह सुबह राम, लेकिन ये दिखावे के लिए सब है, इनके अलावा एक ये नारे के। तो आप लोग बार बार जो ये बात कहते हैं राम मंदिर को ये मुद्दा बनाते हैं, राम को मुद्दा बनाते हैं, तो आप मुद्दा बनाने क्यों देते हैं? प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में चले जाते हैं आपके लोग, आपके नेता कांग्रेस के। मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी का होना चाहिए। मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी का होना चाहिए और मुद्दा इस बात का नहीं होना चाहिए देश का युवा बेरोजगार है, जिसको आपने गारंटी दी थी, जिसको आपने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उनको पकड़ा तलने की बात करते हैं, वो मुद्दा होना चाहिए। देश का युवा 2017 से पहले बेरोजगार था, जब यहाँ गुंडई करते थे, एक मोटरसाइकिल पर 4 राइफल वाले उत्तर प्रदेश में घूमते थे, माँ बहन की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। 2017 के बाद रात को 12 बजे माता बहनें। मैं पब्लिक के बीच आ रहा हूं, आप लोगों को बहुत कुछ कहना है, ये बताइए इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे कौन सी चीजें आपके दिमाग में होगी, किन मुद्दों के आधार पर वोट डालिएगा? बात हमेशा जो पीछे चलिए, जगह दीजिए, जो राम मंदिर पे की जाती है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पर्सनल मंदिर बनवा दिया, इन लोगों ने मंदिर भी चंदा से बनवाया, और आप जो डिबेट करने आए हैं वो विकास के नाम पे करने आए हैं या मंदिर के नाम पे? अगर पता होता है आप डिबेट मंदिर के नाम पे करने आए। आपको जो बोलना है वो अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, हमें मत बताइए किस विषय पे बात करनी है, ठीक है? आप अपनी बात, आपको चिढ़ है क्या? राम मंदिर से चिढ़ है आपको? मंदिर से क्यों चिढ़ है? क्यों बोल रहे हैं आप? ये विषय जब उठाया जा रहा है, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। बीफ कंपनी और पाकिस्तान से चंदा ले आए, वो हमें राम और सनातन सिखाएंगे। इन्होंने वोट बढ़ेगा रोजगार पे, वोट बढ़ेगा तो मिलेगा नहीं। पुलिस पेपर लीक आरो यार। चलिए पीछे चलिए, आइए, इन लोगों को भी कुछ कहने दीजिए, आगे आप लोग हाईजैक कर लेते हैं। हाँ बोलिए। पुरानी कर्नाटक में आपकी बात हो गई। आज जो सबसे बड़ी कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है, उसे कैमरे के सामने से हट जाइए, तब दिखिएगा ही नहीं तो क्या फायदा? दुधारू गाय की तरह जब तक वो दूध देती है तब तक तो खूब दूते हैं, इसके बाद जैसे ही रिटायर होता है उसको बिल्कुल रन्ना छोड़ दिया जाता है। उसके लिए पुरानी पेंशन की व्यवस्था जो खत्म की गई है, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण और बहुत गलत है। पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, ये आपकी मांग है। हाँ, बोलिए। देखिए, यहाँ पे आप जो खड़े, ये भी समाजवादी का काम है, भाजपा ने ऐसा कोई काम नहीं करवाया जहाँ भी कोई छोटा सा प्रोग्राम कर। इटावा की बात कर रहे हैं? यही विकास किया है, और ये विश्व का ऐसा तालाब बना है, अनोखा तालाब, जो पक्का धरातल कर दिया गया है अभी, जबकि जीव और पानी सब मर रहा है, यहाँ रोज ये होता है। इसके बाद हम एक बात कहना चाहते हैं, माननीय मुलायम सिंह जी इस पीछे डिग्री कॉलेज बात की जाए, केवल इटावा की बात की जाए तो इटावा में जितनी सड़कें अभी बनी है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद जी ने बनाई। ठीक है, जरा महिलाओं को अपनी बात रखने दीजिए, हटिए सामने से। हाँ, क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ समाजवादी देखना चाहती हैं? मोदी को। मोदी ने जो किया है अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। अच्छा, तो जी, फिर एक बार मोदी सरकार, दूसरी बात, फिर एक बार 400 पार। अरे बोलिए, उनको बोले। हम लोग सुरक्षित बहुत है, मोदी से सुरक्षित बहुत है, हम चाहते हैं मोदी आ जाए। मोदी। क्यों मोदी जी? मोदी। अरे कुछ वजह तो बताइए क्यों? पार्टी में जितना महिलाओं को सम्मान है, इससे पहले किसी पार्टी में इतना सम्मान नहीं मिला, इसलिए नरेंद्र मोदी को हम सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, नारी सुरक्षा के लिए। मोदी। क्यों?
महिलाओं को सम्मान दिया है मोदी जी। महिलाओं को सम्मान दिया। आज महिलाएं सारी सुरक्षित हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इतने लोगों के बीच में एक मुद्दा किया गया था कि आगरा में सांसद जी पे आरोप लगे हुए हैं। भाई साहब ये देखो समाजवादी पार्टी की थी, 3 बार सरकार रही और रामनगर फाटक पर फ्लाईओवर का निर्माण माननीय सांसद रामशंकर कठेरिया ने करवाया है, जो सर्व जनता के लिए 3 बार उनकी सरकार रही है। भैया सबसे ज्यादा सिद्ध तो आप इससे कर सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि आज भारी संख्या में महिलाएं यहाँ खड़ी हैं। नहीं तो आपके माइक और ये सब सामान सब तालाब में पड़ा होता, जो डिबेट नहीं हो रही होती यहाँ पर। ये डिबेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अरे धक्का मुक्की मत कर, इधर आइए, बोलने दीजिए को। हाँ, मैं भी मोदी को बहुत चाहती हूँ कि मोदी ही जीते। क्यों, वजह बताइए। उनने बहुत सुविधाएं और सब कुछ दी है उन्हें। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे सांसद जी का कह रहे थे कि इनका कुछ नहीं यहाँ पे, तो कन्नौज में अखिलेश जी का क्या घर है जो वहाँ से चुनाव लड़ने तक। अच्छा, अब आप लोग सवाल पूछिए अपने नेताओं से, मैं जवाब दूंगा नेताओं से। सवाल पूछिए, आपको कुछ पूछना है? सर, मैं सारे बीजेपी के लोगों से और सारे वरिष्ठ बीजेपी के नेताओं से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए अग्निवीर उन्होंने कहा था 4 साल, और खुद प्रधानमंत्री जी स्वयं 75 वर्ष के हो चुके हैं, फिर वो कह रहे हैं एक मौका और दे दो। युवा 22 साल 25 साल का हो गए वो बेरोजगार हो जाए, और माननीय प्रधानमंत्री जी 75 वर्ष के बाद फिर वो रोजगार मांग रहे। मेरा हाथ मत पकड़िए आप लोग। इतनी बेरोजगारी हो गई, जिसकी शादी 21 साल में होनी चाहिए, 30 साल का बंदे की शादी नहीं हो पा रही है। 5 साल 10 साल में किसानों को क्या दिया मोदी जी ने? हाथरस कांड हुआ, मणिपुर की घटना हुई, हाथरस कांड हुआ, और अब इधर भी पहले सबके पास क्या रोजगार था? जितने 50 साल के व्यक्ति हैं सबके पास रोजगार था। 2014 से पहले भी सब बेरोजगार थे। चलिए पीछे आइए। क्या कहना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री कौन हो? हम कर हैं, यहाँ हथकरघा पावरलूम उद्योग बिल्कुल चौपट पड़ा है। 10 साल के अंदर ना योगी ना मोदी सरकार ने बुनकरों को एक फैसिलिटी नहीं दी, एक सुविधा नहीं दी। उसके पहले सारी सुविधाएं थी, इससे पहले थी और आती थी, बुनकरों को सूद वगैरह सब्सिडी वगैरह सब मिलता था। अब नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल रहा। मंदिर मस्जिद की बात में बुझा के हमें बुनकरों को मार दिया। किसान की बात तो दुनिया करती, बुनकर की बात नहीं कर रहे। आप इटावा का पावरलूम हथकरघा उद्योग देख लो, चौपट पड़ा, औंधे मुंह गिरा। आज तक किसी ने इस बात की बुनकरों की नहीं कहा। बुनकर चौपट, बेरोजगार। 70 साल का बूढ़ा आदमी, 70 साल का व्यक्ति साल का मौका मांग रहा है, और 20 साल के नौजवान को 22 साल में घर वापस भेज रहा है। सवाल पूछे नेताओं से। बीजेपी अगर जाति धर्म की राजनीति ना करे तो 400 तो छोड़िए, 40 पार नहीं होने वाली है। आप कितनी बार बोलेंगे? आप ही थोड़ी बोलेंगे, बोलिए। एक भी बार नहीं बोले। पूरे देश में बेरोजगारी चरम पर है। अभी पुलिस की भर्ती हुई, सारे पेपर हो रहे लीक देश के अंदर, सारा बेरोजगार घूम रहा है। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का बनना चाहिए। आप उनके कान में क्यों बोल रहे हैं? बोलने दीजिए, ये इनके कान में बता रहे हैं। राहुल गांधी दोनों काना भूसी करके बता रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी। प्रधानमंत्री कौन होना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी महिलाएं खड़ी हैं, कितनी सारी। ये लोग 2 महिलाएं नहीं ला सकते हो, महिलाओं की बात करते हैं कि महिलाएं हमारे मोदी सरकार ने नहीं। समाजवादी पार्टी। सर, कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना की घटना पे बीजेपी आज किस मूड पे खड़ी हुई है? कर्नाटक में तो उनका बहुत स्थिति। मैं इटावा का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। इनको इटावा की जनता ने शताब्दी से बुलाया था और पैसेंजर से वापस भेजेंगे। ठीक है, अब मेरे पास वक्त नहीं है। मैं आखिरी कमेंट इन नेताओं से लेना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं? समाजवादी पार्टी या फर्स्ट क्लास पास हो रही है 80 में। कितनी सीटें? अब जोड़ लीजिए, फर्स्ट क्लास कितने में पास होते हैं? कांग्रेस इस देश में पहली बड़ी पार्टी के रूप में बनने जा रही है और सरकार बनाने जा रही है। जी हाँ, यही लोग सारी सीटें ले रहे हैं, बीजेपी नहीं ले पा रही है। को पता ही नहीं है कि फर्स्ट क्लास का अंक कितना होता है। हम लोग 80 में 80 सीटें जीत रहे हैं। दूसरा एक विषय और मैं बताना चाहता हूँ। समय नहीं है, मैं माफ। एक मिनट। इन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशी का घर यहाँ नहीं है, आगरा है।
वो इसी जनपद के रहने वाले हैं, नगरिया सरावा के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के ही रहने वाले, हम सभी हिंदुस्तानी हैं। और मैं दर्शकों से आखिर में एक अपील करना चाहूंगा कार्यक्रम के अंत में कि वोट जरूर डालिए, अच्छी सरकार चुनिए। फिलहाल इटावा से कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज।